Hello, it's a pretty lovely good evening once again from here in Delhi, and hope as always each one of you are keeping well, happy, and of course in moving in fine direction as far as your studies are concerned. तो स्टार्ट करेंगे इंडिया 102 जिसका कि ताल्लुक सबको मालूम है शेयर बेस्ड पेमेंट से है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बेहद फॉर्मिडेबल चैप्टर है और तकरीबन हर साल क्वेश्चन इसमें से स्ट्राइक करते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नोट्स आप डाउनलोड हो सकता है आपने कर भी लिए हो, नहीं करे हैं तो आप इनको डाउनलोड अब कर सकते हैं. हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं जहां तक शेयर बेस्ड पेमेंट्स का सवाल है. सबको मालूम है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस होती क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का सा बता दूं. मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है E1 और इस एंटिटी का एक अरेंजमेंट हुआ किसी अदर पार्टी से. याद ये भी रखना है कि इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं अदर पार्टी वर्ड यूज़ करूं तो इसका मतलब आई एम रेफरिंग टू या तो वो अदर पार्टी सप्लायर हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरर हो सकती है, कोई ट्रेडर हो सकती है, और यहाँ तक कि कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है. करेक्ट, एंटिटी का अपना एम्प्लॉय भी हो सकता है. मान लेते हैं कि इस एंटिटी का इस अदर पार्टी से एक एग्रीमेंट हुआ. एग्रीमेंट के मुताबिक ये पार्टी जो है, जो अदर पार्टी है, वो हमें गुड्स देगी या सर्विसेज देगी. इज इट क्लियर टू यू? और एग्रीमेंट के मुताबिक हमने इनको कुछ पेमेंट देनी है. हमने इनको जो पेमेंट देनी है वो पेमेंट हम कैश में भी दे सकते हैं, वो पेमेंट हम अदर एसेट्स में भी दे सकते हैं, या फिर उस पेमेंट को देने के लिए ये एंटिटी अपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकती है. एग्रीमेंट क्या है कि बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे और हम इस पार्टी को, अदर पार्टी को, चाहे वो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या एम्प्लॉय है, हम अपनी कंपनी जो पेमेंट करेंगे या तो हम कैश में करेंगे या अदर एसेट्स दे देंगे, या फिर हम उसको कैश के अलावा कोई एसेट दे देंगे, और या फिर हम उनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे देंगे. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो याद ये रखना है कि पेमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है वो ये कि ये जो पेमेंट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कैश में हो, अदर एसेट्स में हो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हो, ये पेमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन, ये पेमेंट बेस होनी चाहिए, मस्ट बी बेस्ड अपॉन. किस पर बेस्ड होनी चाहिए? मस्ट बी बेस्ड अपॉन current prices of equity instruments. तो ध्यान ये रखना है कि ये जो पेमेंट हम करेंगे, डेट पेमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब यहाँ इक्विटी से ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल से ही है. तो जो पेमेंट हम कर रहे हैं, डेट पेमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एंटिटी. यानी कि जो एंटिटी के खुद की शेयर कैपिटल है, उनके जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं शेयर्स के, उसके आधार पर पेमेंट होनी चाहिए. नंबर 1. या तो पेमेंट ऐसे हो सकती है, मैंने कहा पेमेंट कैश में भी हो सकती है, अदर एसेट्स में भी हो सकती है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में भी हो सकती है. बस क्राइटेरिया ये है कि जो पेमेंट है शुड बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी, या फिर इट शुड बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ग्रुप टू विच दिस एंटिटी बिलोंग्स. यानी कि ये एंटिटी मान लेते हैं किसी ग्रुप को बिलोंग करती है, और उस ग्रुप के जो शेयर्स का मार्केट प्राइस मार्केट में चल रहा है, उसके आधार पर भी पेमेंट हो सकती है. तो अगर पेमेंट कैश में हो, चाहे किसी दूसरे एसेट में हो या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो, लेकिन अगर पेमेंट बेस्ड है अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी और ऑफ द ग्रुप टू विच द एंटिटी बिलोंग्स, तो तब वो ट्रांजैक्शन जो है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के दायरे में आएगी. तो बहुत से बच्चों को सबसे पहले गलत ख्याल ये है कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस में हम सिर्फ और सिर्फ जो पेमेंट करते हैं वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं. पहले तो ऐसा नहीं है, इस ख्याल को दिमाग से निकाल दें. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो फिर दूसरी चीज हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं, शेयर बेस्ड अरेंजमेंट. शेयर बेस्ड अरेंजमेंट और शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. शेयर बेस्ड अरेंजमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब है एक ऐसा अरेंजमेंट एंटिटी के बीच में और अदर पार्टी के बीच में, जिसके तहत एंटिटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करेगी, और अदर पार्टी को हम जो पेमेंट देंगे वो कैश में देंगे, एसेट्स में देंगे या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में देंगे. वैसे हम शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन द एंटिटी एंड द अदर पार्टी, और जिसकी वजह से, उस अरेंजमेंट की वजह से, अरेंजमेंट का मतलब यहाँ एग्रीमेंट से, उस एग्रीमेंट की वजह से या अरेंजमेंट की वजह से अदर पार्टी के पास एक राइट आ जाता है, एक एंटाइटलमेंट आ जाता है कि वो हमसे कैश रिसीव करे, एसेट रिसीव करे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिसीव करे. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो भी फॉर्म में पेमेंट होगी,
क्राइटेरिया वही है, डेट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द एंटिटी और ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ग्रुप टू विच द एंटिटी बिलोंग्स। इज इट क्लियर टू यू? अब दूसरी चीज तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि कई बार एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सी वो ट्रांजैक्शन है जो लगती तो है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, लेकिन वो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के दायरे में यानी कि इंड AS 102 के दायरे में नहीं आती हैं। नंबर 1, जैसे ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स एज ए होल। मान लेते हैं कोई एंटिटी है, इस एंटिटी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिसमें कि कंपनी के कुछ एम्प्लॉय भी हैं, कुछ ऐसे शेयर होल्डर हो सकते हैं जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय भी हों, तो मान लेते हैं कोई एंटिटी है, उसने अपने शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स दिए, राइट शेयर। लेकिन ये ट्रांजैक्शन एंटिटी और शेयर होल्डर्स के बीच में, भले ही उन शेयर होल्डर्स में एम्प्लॉय है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन एंटिटी और एम्प्लॉय के बीच में नहीं है, ये ट्रांजैक्शन एज ए होल शेयर होल्डर्स के साथ करी जा रही है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो एज ए होल शेयर होल्डर्स के साथ करी जा रही है वो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा पॉइंट ये मालूम होना चाहिए, मान लेते हैं कोई एंटिटी है और इस एंटिटी ने E1 ने एक दूसरी एंटिटी E2 को एक्वायर करा। आपको मालूम ही है ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस है। मान लेते हैं कि कंट्रोल भी हमारे पास आ गया। अब आपको ये मालूम है कि जब हम कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी का हासिल करते हैं तो उस कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इन नेट एसेट्स को जब मैंने रिकॉर्ड करा तो इन नेट एसेट्स के बीच में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भी होंगे। तो इसका मतलब है जब एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को टेक ओवर करा तो हमारे पास नेट एसेट्स आए और उन नेट एसेट्स में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भी आए। और अब की बार हम जो पेमेंट दे रहे हैं, मान लेते हैं पेमेंट हम शेयर्स में दे रहे हैं। जनरली जो शेयर्स में पेमेंट होती है वो इम्प्लाइड होता है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर के प्राइस पे हो रही है, करेक्ट। तो जब भी शेयर्स में पेमेंट होगी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में होगी, ये इम्प्लाइड होता है कि डेट इज बेस्ड अपॉन द करंट ईयर प्राइसेस। तो समझना क्या है, बिकॉज मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं और पेमेंट में शेयर्स में दे रहा हूं, तो लॉजिकली ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कि एंटिटी गुड्स एक्वायर करती है एज ए पार्ट ऑफ नेट एसेट्स, क्योंकि यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्वायर कर रहे हैं वो नेट एसेट्स का एक पार्ट है, और अल्टीमेटली ये नेट एसेट जो हमने एक्वायर करें वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू करें। तो ऐसी सिचुएशन में इसको जो है हम इंड AS 103 से कवर करते हैं, ना कि इंड AS 102 से। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब इन छोटी सी बेसिक चीज़ों को समझने के बाद हम इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ रहे हैं। अल्टीमेटली मेन चीज़ होता है रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग करने के लिए पहले हमें रिकग्निशन रूल्स मालूम होने चाहिए। तो बेसिकली जहाँ तक अकाउंटिंग का सवाल है, हमने अभी तक क्या देखा, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक एंटिटी है और उसके पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं किसी अरेंजमेंट के तहत या एग्रीमेंट के तहत अदर पार्टी से। मैं बार बार कह रहा हूँ अदर पार्टी कोई भी हो सकता है, सप्लायर भी, ट्रेडर भी, मैन्युफैक्चरर भी और एम्प्लॉय भी। यानी कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एंटिटी के पास आते हैं और एंटिटी कुछ कंसिडरेशन, कुछ कीमत उसके अगेंस्ट देती है। तो इसका मतलब हमें जो रिकग्नाइज करनी है वो दो चीज़ें करनी है। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम हासिल करते हैं और दूसरा जो हम कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट देते हैं। तो पहले तो रिकग्नाइज करने का मतलब क्या है कि हमने दो चीज़ें रिकग्नाइज करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज और उसके अगेंस्ट हम जो पेमेंट देते हैं। अब जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने अभी बताया कि जो कंसीडरेशन जो या जो कीमत है या जो पेमेंट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो कैश में भी हो सकता है, कोई दूसरे एसेट में भी हो सकता है क्योंकि कैश भी एसेट है, या किसी और एसेट में हो सकता है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के तहत हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, कि कंसीडरेशन किस तरीके से पे किया जा रहा है, इस बेसिस पर जो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है या जो शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स होते हैं, करेक्ट। तो शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक तो हम बोलते हैं कैश सेटल्ड प्लान और दूसरा हम बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड प्लान। तो अगर तो पेमेंट कैश में या एसेट्स के थ्रू हो रही है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि क्राइटेरिया वही है कि ये जो पेमेंट होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द एंटिटी होनी चाहिए, करेक्ट। ये जो पेमेंट हो रही है ये पेमेंट बेस होनी चाहिए जो मार्केट में हमारे शेयर के प्राइसेस चल रहे हैं उनके आधार पर ये पेमेंट होनी चाहिए, या फिर पेमेंट हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया ये है कि पेमेंट जो होनी चाहिए, मैं बार बार और कई बार कह चुका हूं, डेट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द करंट ईयर प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ग्रुप टू विच द एंटिटी बिलोंग्स। तो बेसिकली दो मेन प्लान होते हैं। तो अगर पेमेंट कैश में और एसेट्स में हो रही है तो हम कहते हैं बेसिकली ये कैश सेटल्ड प्लान है। लेकिन अगर पेमेंट बाय वे ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो रही है तो तब हम इसको क्या कहते हैं, इक्विटी प्लान। तो दो तरीके के प्लान होते हैं, ये भी आपको मालूम हो जाना चाहिए।
अगर मान लेते कि पेमेंट आप कैश में कर रहे हो, तो जैसा मैंने कहा कि इसको हम कैश सेटल्ड प्लान कहते हैं। तो इसमें बेसिकली आपकी एंट्री क्या होगी कि आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे और आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी। तो कुछ पेमेंट फ्यूचर में कैश में देनी पड़ेगी या अदर एसेट्स में देनी पड़ेगी। इसका मतलब आपके ऊपर एक लायबिलिटी इंपोज हो गई है, इसलिए आप एक लायबिलिटी को बुक करेंगे और फ्यूचर में जब आप इस लायबिलिटी को पे करेंगे तब आप एंट्री कर देंगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू अदर एसेट अकाउंट। लेकिन अगर ये इक्विटी सेटल्ड प्लान है तो उस केस में गुड्स एंड सर्विसेज तो आपके पास आएंगे, लेकिन अब की बार आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करना है। इक्विटी जो देनी है वो लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ इक्विटी है, इसलिए आप टू लायबिलिटी लिखने की बजाय टू इक्विटी लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले हम इक्विटी सेटल्ड प्लान के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। अब इक्विटी सेटल्ड प्लान के बारे में चर्चा क्या करनी है ये आपको मालूम ही है। पहले हम इक्विटी सेटल्ड प्लान ले रहे हैं, यानी कि जो पेमेंट हो रही है वो बाय वे ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो रही है। मान लेते हैं मिस्टर 9X लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उस कंपनी ने एक शेयर बेस्ड स्कीम लेटर से अनाउंस करी अपने एम्प्लॉय को, जिसके तहत एंटिटी ने कहा होगा कि हम आपको 100 ऑप्शंस देंगे। अपने 300 एम्प्लॉय के साथ एंटिटी ने ये कॉन्ट्रैक्ट करा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको 100 शेयर्स देंगे। इनको ऑप्शंस क्यों कहा जाता है उसको वो वैसे आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं अभी आगे बताऊंगा। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि एंटिटी ने एग्रीमेंट करा कि हम 100 शेयर्स आपको देंगे, प्रत्येक एम्प्लॉय को देंगे, टू ईच ऑफ द 300 एम्प्लॉयज। 300 एम्प्लॉय हैं और कंपनी ने ये एग्रीमेंट कब करा? 1/4/2020 को करा। और एग्रीमेंट ये है कि एम्प्लॉयज़ को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल तक रखना पड़ेगा। आपको मालूम है जो शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम्स वगैरह होती हैं ये एक तरीका है एम्प्लॉय की सर्विसेज को रिटेन करने का। हम उनको लालच देते हैं कि इतने इतने टाइम तक आप हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करें और सर्व कर जो स्टिपुलेटेड कंडीशन या टाइम पीरियड है उतने टाइम तक अगर आप हमारे पास रहेंगे तो हमारी कंपनी आपको शेयर्स देगी। और आपको मालूम है कि शेयर्स जो दिए जाते हैं बेसिकली कुछ कंसेशनल रेट पे दिए जाते हैं। क्वेश्चन में आगे ये लिखा भी है कि फेयर वैल्यू इज ₹20। एक्चुअली जो बच्चों ने हमारी रेगुलर क्लासेस ली हुई है उनको तो मालूम है कि फेयर वैल्यू का एग्जैक्टली क्या मतलब है, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे हों जिन्होंने हमारी क्लासेस ना ली हों, कहीं और से देख रहे हों। तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम होती है फेयर वैल्यू को समझने में। तो अभी तक की जो ये क्वेश्चन की कहानी है मैं हल्का सा थोड़ा सा तुम्हें बता दूं ठीक तरीके से। मैंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ फटाफट बस रिवीजन कहने के लिए नहीं है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि आपको चैप्टर का पूरा गैमेट भी समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कौन सी तारीख को स्कीम अनाउंस हुई है। सर 1/4/2020 को हुई है। इस स्कीम के तहत पहले तो ये अरेंजमेंट किसके साथ हुआ है? आपकी बात अदर पार्टी कौन है? एम्प्लॉयज़ के साथ हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, एंटिटी ने क्या कहा है अपने एम्प्लॉय को? एंटिटी ने ये कहा है कि अगर आप 3 साल तक, यानी कि पहला साल मेरा ख़त्म कब होगा? मेरा पहला साल ख़त्म होगा 31/3/2021 को। दूसरा साल मेरा कब ख़त्म होगा? 31/3/2022 को। और तीसरा साल मेरा कब ख़त्म होगा? 31/3/2023 को। इज इट क्लियर टू यू? 31/3/2023 को मेरा तीसरा साल खत्म होगा। व्हेन आई विल रीच द एंड ऑफ द 3rd ईयर, हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में या शेयर बेस्ड पेमेंट की परिभाषा में कहेंगे कि हम वेस्टिंग पीरियड के अंत में पहुंच गए। तो वेस्टिंग पीरियड बेसिकली क्या है? जिस तारीख को स्कीम अनाउंस हुई है, जिसको कि हम ग्रांट डेट बोलते हैं, ये जो तारीख है जिस दिन हमने स्कीम स्टार्ट करी है उसको तो बोला जाता है ग्रांट डेट, जैसा कि आपको मालूम है। और जो कंडीशन है उसके मुताबिक जो टाइम पीरियड एम्प्लॉय को दिया गया है कि आप 3 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, तो ये 3 साल का वक्त जो है वो वेस्टिंग पीरियड है। इसका मतलब वेस्टिंग पीरियड की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हो रही है? ईयर की बिगनिंग से लेकर के 31/3/2023 तक, यानी कि 3rd ईयर के एंड तक हो रही है। आपको ये भी पता लग गया वेस्टिंग पीरियड क्या है। आपको दूसरी चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि इस वेस्टिंग पीरियड के दौरान हमारे 3 अकाउंटिंग ईयर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। पहला अकाउंटिंग ईयर आप देख ही रहे हैं, दूसरा और तीसरा अकाउंटिंग ईयर तो मैं बना ही चुका हूँ। तो 3 अकाउंटिंग ईयर इस बीच में ओवरलैप हो जाएंगे जब तक वेस्टिंग पीरियड ख़त्म होगा। वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपको ये भी मालूम है कि एम्प्लॉयज़ के पास ये राइट आ जाता है कि एंटिटी ने जो वादा करा हुआ था कि हम आपको 100 ऑप्शंस देंगे, अब उन 100 ऑप्शंस को ये एम्प्लॉय लेने का हक रखते हैं। तो इस दिन वेस्टिंग पीरियड के दिन एम्प्लॉयज़ के पास जो है ये राइट आ जाता है वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी एम्प्लॉयज़ को कुछ वक्त दिया जाता है कि आप चाहो तो
आराम से डिसीजन लो, सोच के समझ के लो कि आपने इन शेयर्स को खरीदना है या नहीं खरीदना। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर कंसेशन पे देती है, लेकिन कंडीशन ये रखती है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहना है। तो जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो मैंने कहा एम्प्लॉयज़ के पास ये अधिकार आ जाता है, ये राइट आ जाता है, इंटाइटलमेंट आ जाता है कि वो इन ऑप्शंस को खरीद सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऑप्शन का मतलब शेयर से होता है। इनको ऑप्शन इसीलिए कहते हैं कि एम्प्लॉय के पास ये प्रेरोगेटिव है, ये अधिकार है कि वो चाहें तो खरीदे, ना चाहे तो ना खरीदे। तो इसलिए इनको ऑप्शन भी कहा जाता है। ये मैंडेटरी नहीं है एम्प्लॉयज़ के लिए इनको खरीदना। लेकिन मैंने कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद एम्प्लॉयज़ को ये राइट दिया जाता है या कुछ वक्त दिया जाता है और उस दौरान ये अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेस्टिंग पीरियड के बाद जो वक्त एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है खरीदने के लिए, उसको हम एक्सरसाइज पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। यानी कि वेस्टिंग पीरियड के बाद जनरली एम्प्लॉय को 1 साल का टाइम दिया जाता है, तो उस दौरान वो कभी भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि तुम्हें दिया हुआ था, ग्रांट डेट को एंटिटी ने अपने 300 एम्प्लॉय से, कितने एम्प्लॉय है एंटिटी के? 300 एम्प्लॉयज़ हैं। अपने 300 एम्प्लॉय से एग्रीमेंट करा कि अगर 3 साल तक आप हमारी सर्विसेज में रहेंगे तो हम हर एम्प्लॉय को 100 शेयर्स देंगे। 100 ऑप्शंस का मतलब 100 शेयर्स देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये, क्वेश्चन में जो दी हुई है फेयर वैल्यू, कंपनी ने ये भी कहा है कि हम आपको ये जो शेयर देंगे, इन शेयर की फेयर वैल्यू ₹20 है। बहुत से बच्चों को ये सेंटेंस या ये वाक्य जो है वो समझ में जितना आना चाहिए वो उस तरीके से आता नहीं है, रटाफिकेशन हो जाता है। ये फेयर वैल्यू का क्या मतलब है? पहले ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। इस फेयर वैल्यू का मतलब है कि जब एम्प्लॉय वेस्टिंग पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे, जब वेस्टिंग पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद जब ये शेयर्स को खरीदेंगे, तो जब भी ये शेयर्स को खरीदेंगे उस वक्त जो भी शेयर की मार्केट प्राइस चल रही होगी, उस वक्त शेयर की जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी, उस मार्केट प्राइस में से हम आपको ₹20 का कंसेशन दे देंगे। ये फेयर वैल्यू का मतलब है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फेयर वैल्यू पर शेयर, यानी कि प्रत्येक शेयर पे हम आपको ₹20 का कंसेशन दे देंगे। सपोज मैं कहता हूँ वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद जिस किसी तारीख को भी इन एम्प्लॉयज़ ने अपने शेयर्स को खरीदा, मान लेते हैं उस दिन मार्केट वैल्यू 150 है, तो एम्प्लॉय को इन शेयर्स को खरीदने के लिए ₹150 देने की ज़रूरत नहीं है। ₹20 घटा करके जो भी प्राइस होगा वो एम्प्लॉय हमें देंगे। यानी कि एम्प्लॉय हमें ₹130 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अगर मैं मान के चलूं कि मार्केट प्राइस उस दिन 150 है, तो ₹20 का कंसेशन हो गया, जो कि कंपनी के लिए लॉस है, नो डाउट अबाउट दैट। कंपनी के लिए लॉस है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए ये बेनिफिट है। और एम्प्लॉय जो प्राइस हमें पे करते हैं उसको हम एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। तो आपके दिमाग में अब ये बात समझ जानी चाहिए कि बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम क्या है। शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम के अगेंस्ट जनरली एम्प्लॉय के साथ एक अरेंजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई एम्प्लॉय कर लेते हैं तो इन शेयर्स को कंसेशनल रेट पे खरीदने का उनका अधिकार बन जाता है। नंबर 1। नंबर 2, फेयर वैल्यू वो कंसेशन दिखाती है, यानी कि जिसको आप डिस्काउंट कहने के लिए कह सकते हो या कंसेशन कह सकते हो। नंबर 1। दूसरी चीज़, ये जो फेयर वैल्यू है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूँ, ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि ये 300 के 300 एम्प्लॉय ने वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, यानी कि 3 साल ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहे। अगर 300 एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो एंटिटी को कितने ऑप्शन इनको इशू करने पड़ेंगे? सर 30,000 ऑप्शन इशू करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, 30,000 ऑप्शन। और हर ऑप्शन पे कंपनी को कंसेशन कितना देना पड़ेगा? ₹20 का कंसेशन देना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, ये जो स्कीम कंपनी ने चलाई, इस स्कीम को चलाने में कंपनी को, कहने के लिए आप कह सकते हो, घाटा ₹6 लाख का हो रहा है। हालांकि हम इसको लॉस नहीं बोलते हैं, आपको मालूम है, इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। अगर ये 300 एम्प्लॉय 3 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुक जाते हैं तो 3 साल के बाद, और हम मान लेते हैं कि 300 के 300 एम्प्लॉय ने कहा कि हमें ये एक्सरसाइज करना है, हम इन ऑप्शन को खरीद रहे हैं, तो कंपनी को हर शेयर पे ₹20 का घाटा होगा, कंसेशन होगा। लेकिन मैंने कहा इसको लॉस नहीं बोला जाता है, इसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कंपनसेशन एक्सपेंसेस? क्योंकि इन 3 साल तक इन एम्प्लॉयज ने हमें अपनी सर्विसेज दी हैं। तो आप ये मान करके चलो कि जो एम्प्लॉय ने 3 साल तक हमें सर्विसेज दी हैं,
उस सर्विस के अगेंस्ट, उन सर्विसेज के अगेंस्ट हम एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दे रहे हैं जो कि 6 लाख रुपए का है, यानी कि एक तरीके का ये आपका खर्चा है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 6 लाख रुपए का खर्चा है, इस खर्चे की हमने अकाउंटिंग करनी है। अब ये अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, मेन मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता लग गया कि इस क्वेश्चन की जो कहानी है, कहानी जो क्वेश्चन की होगी वो हमेशा वेस्टिंग पीरियड के अंत तक होगी, करेक्ट। और वेस्टिंग पीरियड के बीच में 3 अकाउंटिंग ईयर पड़ रहे हैं, तो इन तीनों अकाउंटिंग ईयर के एंड में मुझे कुछ खर्चे रिकग्नाइज करने पड़ेंगे। टोटल खर्चा तो इन 3 साल का मैं कहूँगा 6 लाख का बना, लेकिन उस 6 लाख में से पहले साल के अंत में मैं कितना खर्चा रिकग्नाइज करूँगा, दूसरे में कितना करूँगा, तीसरे में कितना करूँगा, ये हमें बेसिकली बताना होता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो उम्मीद है कि अब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हम करते क्या है। तो मेन चीज़ तुम्हें मालूम होनी चाहिए, फेयर वैल्यू क्या है। मैंने क्या बताया कि फेयर वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। अब तुम्हें जब इसका थीम पता लग गया, अब मैंने इस क्वेश्चन को आगे पढ़ा। अब इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर 30 एम्प्लॉइज लेफ्ट। ऐसा हो सकता है कि कई बार एम्प्लॉय जो होते हैं उनको लगता है कि शायद हम इन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि हम स्कीम का पार्ट नहीं बने, तो वो हट जाते हैं, स्कीम छोड़ देते हैं। सेकंड ईयर के बाद उन्होंने स्कीम को छोड़ दिया। इसी तरह थर्ड ईयर के बाद 20 और एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया, यानी कि बाय द टाइम हम थर्ड ईयर के एंड तक पहुंचे, कुल 50 एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं। हालांकि ये पहला स्टेप मैंने तुम्हें करके दिया है, लेकिन इस स्टेप को वैसे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। अगर कभी क्वेश्चन तुमसे पूछे कि कंप्यूट टोटल कंपनसेशन एक्सपेंसेस, तो मैं कैसे कंप्यूट करूंगा कि मेरे 300 एम्प्लॉय हैं, प्रत्येक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन मिलेंगे, 30,000 ऑप्शन हमें देने पड़ेंगे, हर ऑप्शन पे 20 रुपए का खर्चा है, तो खर्चे तो 6 लाख के बन रहे हैं। लेकिन हम ये इस तरह कैलकुलेट नहीं करते हैं। बेसिकली तुम्हारा सॉल्यूशन स्टेप ये है। इज इट क्लियर टू यू? अब सॉल्यूशन स्टेप में मुझे क्या बताना है कि हर ईयर के एंड में, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, प्रत्येक साल के अंत में मैं कितने खर्चे बुक करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको परज्यूम क्या करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट ईयर के एंड में हो। आप परज्यूम कर रहे हो अपने आप को, आप अपने आप को इस कंपनी का अकाउंटेंट समझो, और आप जब फर्स्ट ईयर के एंड में हो तो आपने सोचना क्या है। आपने पहले तो अपनी आंखों को बंद करना है, आंखों को बंद कर करके ये सोचना शुरू कर देना है कि इस स्कीम के खत्म होते होते कितने एम्प्लॉय रहेंगे। बिकॉज फर्स्ट ईयर में किसी एम्प्लॉय ने नहीं छोड़ा, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? जब 300 एम्प्लॉय हैं आपके और किसी भी एम्प्लॉय ने फर्स्ट ईयर के एंड तक नहीं छोड़ा है, तो आप यही सोचेंगे ना कि 300 एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो बिगनिंग में है यही अंत तक रहेंगे, तो इसलिए आप 300 एम्प्लॉयज़ कंसिडर करेंगे। आप यही सोचेंगे ये 300 एम्प्लॉय जो है 3 साल तक रहेंगे, क्योंकि अभी तो आप फर्स्ट ईयर में, तो आपने ये सोचा फर्स्ट ईयर के एंड में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप ये सोच के अकाउंटिंग कर रहे हैं कि 300 एम्प्लॉय ईयर के एंड तक रहेंगे, हर एक को 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे, हर ऑप्शन पे जो फेयर वैल्यू है वो 20 है, यानी कि कंसेशन 20 का है, तो 3 साल में एंटिटी के ऊपर 6 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। अब इस कहानी में 3 साल हैं, इजंट इट और नॉट? टोटल टाइम पीरियड कितना है? 3 ईयर्स। तो अब आप फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंच चुके हैं, यानी कि 1 साल बीत चुका है, तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब वही है कि जो टोटल टाइम पीरियड है या टोटल वेस्टिंग पीरियड है, उसमें से कितना वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर हो गया है। 1 साल गुजर चुका है, टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 है, तो इसलिए 1/3 प्रपोर्शन हो गया। तो इस 6 लाख को 1/3 से मैंने पहले मल्टीप्लाइड करा, मल्टीप्लाइड करके जो आया मैं उसको ऐसे लिखूंगा, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस रिकग्नाइज्ड। क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस रिकग्नाइज का मतलब है कि फर्स्ट ईयर के एंड तक हमें 2 लाख रुपए का खर्चा रिकग्नाइज कर लेना है। तो 2 लाख रुपए का खर्चा आपने रिकग्नाइज कर लिया। फिर मैंने उसके नीचे लिखा प्रीवियसली रिकग्नाइज्ड, क्योंकि अभी ये पहला साल है, तो इसलिए प्रीवियसली रिकग्नाइज्ड तो 0 होगा, तो इसलिए अब मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस टू बी रिकग्नाइज्ड इन द करेंट ईयर। करेंट ईयर में मुझे 2 लाख रुपए के खर्चे रिकग्नाइज करने हैं। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह अब मैं ईयर 2 में आ जाऊंगा। अब ईयर 2 में जब मैं आया, याद रखो जब मैं बोल रहा हूं आप ईयर 2 में आ गए, इसका मतलब ईयर 2 के एंड में आ गए। अब आपको मालूम है ईयर 2 के एंड में आपको पता लग गया 300 में से 30 एम्प्लॉयज़ तो छोड़ के जा चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, 270 एम्प्लॉयज़ बचे हैं। बिकॉज आप ईयर 2 के एंड में हैं, अब आप क्या सोचेंगे? अब आपके 270 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको यही लगेगा भाई 270 एम्प्लॉयज़ स्कीम को पूरा करेंगे तो हर एक को 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे। 270 इन 200 इसका मतलब 27,000 ऑप्शंस देने पड़ेंगे, हर ऑप्शन पे 20 रुपए का खर्चा आएगा। तो सेकेंड ईयर के एंड में जब आप पहुंचे तो तब आपको ये लगा कि जो पहले साल में हम सोच रहे थे कि 3 खर्चा टोटल 6 लाख का आएगा,
दरअसल वो नहीं है। अब आपको लग रहा है कि खर्चा जो बैठेगा वो 5,40,000 का बैठेगा। इन 3 साल का जो खर्चा बैठेगा वो 5,40,000 का बैठेगा। बिकॉज मैं सेकेंड ईयर के एंड तक आ चुका हूँ, तो बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए? 5,40,000 इंटू 2/3, इसका मतलब 3,60,000 का खर्चा आपको बुक कर लेना होगा इस बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। लेकिन सेकेंड ईयर के अंत तक टोटल 3,60,000 बुक करने हैं, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए का खर्चा तो आप पहले ही बुक कर चुके हैं। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में आप और कितना खर्चा बुक करेंगे? 160। तो आपने देखा कि फर्स्ट ईयर में आपने 2 लाख बुक करे, सेकेंड ईयर में आपने 1,60,000 का खर्चा बुक करा, तो इसका मतलब टोटल खर्चा आपने कितना बुक कर लिया? 3,60,000। इसी तरह से अब मैं थर्ड ईयर के एंड में आ जाऊंगा। जस्ट वेट, गिव मी लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो जब मैं थर्ड ईयर के एंड में आया, तो थर्ड ईयर के एंड में मुझे पता लगा कि 20 और एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया, यानी कि 300 में से 30 तो पहले ही छोड़ चुके हैं, 20 और ने छोड़ दिया। अब तो मैं थर्ड ईयर के एंड में ही हूँ, तो अब मेरे सामने कहानी बिल्कुल क्लियर है कि 250 एम्प्लॉई हैं जिन्होंने स्कीम को पूरा करा है। अब 250 एम्प्लॉयज़ को 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे प्रत्येक को, और हर ऑप्शन पे मुझे 20 रुपए का खर्चा है। तो इसका मतलब अब हमारे सामने क्लियर हो गया कि इस पूरे 3 साल का खर्चा दरअसल 5 लाख रुपए आ रहा है। करेक्ट, 5 लाख रुपए टोटल खर्चा आ रहा है। तो बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर तक इसका मतलब 5 लाख रुपए का खर्चा बुक होना चाहिए। लेकिन 5 लाख में से 3,60,000 का खर्चा, 2 लाख फर्स्ट ईयर में, 1,60,000 सेकेंड ईयर में, 3,60,000 का खर्चा तो हम पहले ही बुक कर चुके हैं। इसका मतलब थर्ड ईयर में मुझे कितना खर्चा बुक करना पड़ेगा? 140। तो इस तरह 3 साल में ये जो 5 लाख का खर्चा आपने कैसे बुक करा? फर्स्ट ईयर में 2 लाख, सेकेंड ईयर में 160, थर्ड ईयर में 140। अब आप एंट्री क्या करेंगे? पहले तो मुझे बताओ, ये कैश सेटल्ड प्लान है या इक्विटी सेटल्ड प्लान है? सर इक्विटी सेटल्ड क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं। तो आपकी एंट्री होगी, हर ईयर के एंड में आप एंट्री लिखेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख ले, क्योंकि अल्टीमेटली ये खर्चे P&L में जाएंगे। 2 शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, और ब्रैकेट में आपने इक्विटी लिखा। 2 शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट का क्या मतलब है? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, आपको मालूम है कि अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ ना, 3 साल के बाद जब एम्प्लॉय अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तभी तो हमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देने पड़ेंगे, हम ऐसी थोड़ी दे देंगे। तो इसका मतलब ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हमने देने हैं वो रिजर्व में हमने रखे हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये देने पड़ेंगे, इसलिए हम शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व ब्रैकेट में इक्विटी लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हमने रिजर्व में रखे हैं जो कि हमने फ्यूचर में इशू करने हैं। तो फर्स्ट ईयर में ये एंट्री होगी, एंट्री तो सेम रहेगी, अमाउंट चेंज होता रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? और जब भी एम्प्लॉय इन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तब हम एक एंट्री और लिख देंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हमने रिजर्व में इक्विटी रखी थी वो हमने अब हकीकत में दे दी। तो इस तरीके से इसको करा जाता है, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। केस 5.2 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि T1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉय को, वो कह रहा है शेयर ऑप्शन दिए विद ए फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख। शेयर ऑप्शन दिए विद ए फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख, इसका क्या मतलब हो गया? पहले तो मुझे ये बताओ, जो आप ये कैलकुलेट करा आपने यहाँ पर 6 लाख, ये 5,40,000, ये 5 लाख जो आपने इससे पहले के क्वेश्चन में कंप्यूट करा, ये कैसे कंप्यूट करा? ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही तो है। जो आप 300 एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन देंगे, 30,000 ऑप्शन देंगे, हर ऑप्शन पे 20 रुपये फेयर वैल्यू है, यानी कि कंसेशन है। तो जो 6 लाख रुपए आप ये कंप्यूट कर रहे हो, या 5,40,000 या 5 लाख, ये क्या बता रही है कि जो टोटल ऑप्शंस आप दे रहे हो उन टोटल ऑप्शन पे टोटल खर्चा आपका इतना बन रहा है, जिसको कि हम फेयर वैल्यू कहते हैं। इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन में उसने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है कि ये, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, हर एम्प्लॉय को हम कितने ऑप्शन दे रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं उनकी, और जो भी फेयर वैल्यू है वो भी हमें नहीं दी हुई है। बस ने ये कह दिया सारे ऑप्शंस की फेयर वैल्यू 5 लाख है। समझ में आ गया? सारे ऑप्शन, जो भी कंपनी ऑप्शंस दे रही है, करेक्ट, निश्चित रूप से कंपनी के कुछ एम्प्लॉय होंगे, उन एम्प्लॉय को कंपनी कुछ ऑप्शंस दे रही होगी, करेक्ट, और एट फेयर वैल्यू दे रही होगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाइड करके जो आ जाता है वो ये बताता है कि जो भी ऑप्शन हम इशू कर रहे हैं उनकी टोटल फेयर वैल्यू, यानी कि टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस इतने हैं। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी कैलकुलेट कर करके उसने खर्चे तो पहले ही दे दिए कि 5 लाख रुपए के टोटल खर्चे बन रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कह रहे हैं कंपनी ने ये स्कीम जो ग्रांट करी थी 1/4/2018 को करी थी,
और कह रहा है शेयर्स एम्प्लॉय को ऑफर करे जाएंगे अगर वो 31/3/2021 तक हमारे यहाँ रहेंगे। स्कीम कब ग्रांट हुई है? 1/4/2018 को ये स्कीम का आवाज हुआ है, 1/4/2018 को। इजंट इट और नॉट? तो इसका मतलब आप मुझे ये बताओ कि पहला साल कब खत्म होगा? सर 31/3/2019 को खत्म होगा। पहला साल आपका यहाँ खत्म हो गया। दूसरा साल आपका कब खत्म होगा? 31/3/2020 को खत्म होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और थर्ड ईयर आपका खत्म होगा 31/3/2021 को। इज इट क्लियर? अब वो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में तुम्हें ये दे दिया है, कहता है ऑन 31/3/19 एंटिटी एक्सपेक्ट्स ओनली 91% एम्प्लॉय विल स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में आऊँगा तो मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ती है, मुझे फ्यूचर का सीन देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली कितना खर्चा बैठेगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम इस तरीके से देख रहे थे, भाई इतने इतने एम्प्लॉय होंगे, इतना खर्चा बनेगा। सेकेंड ईयर में हमने विजुअलाइज करा तो पता लगा 3 साल का खर्चा 540 बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली खर्चा बना 3 साल का 5 लाख। तो यहाँ पर भी आप जब फर्स्ट ईयर में हैं तो तब आपको क्या लग रहा है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका 91% हिस्सा जो है वो स्कीम को पूरा करेगा। लेकिन पॉइंट यह है कि आपको ये दिया हुआ था क्वेश्चन की शुरुआत में कि जब कंपनी ने ये स्कीम अनाउंस करी होगी तो कंपनी को ये लग रहा था कि हमारा टोटल खर्चा, जितने भी ऑप्शन हम इशू करेंगे उनकी फेयर वैल्यू 5 लाख है। इसका मतलब कंपनी को ये लग रहा था कि 5 लाख का खर्चा बैठेगा। लेकिन कंपनी ने ये खर्चा जब डिसाइड करा होगा तब तो 100% एम्प्लॉय के हिसाब से करा होगा ना, जितने भी एम्प्लॉय हैं। अब जब मैं ईयर 1 के एंड में आ गया तो मुझे क्या लग रहा है कि केवल 91% एम्प्लॉय पूरा करेंगे। इसका मतलब मेरा ये जो खर्चा है वो केवल 91% तक रह जाएगा। यानी कि अब मुझे ये लग रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में कि मेरा खर्चा 3 साल का इतना बनेगा, ये मतलब हो गया। इसी तरह से वो कहता है 31/3/2020 को कह रहा है एंटिटी को लगता है कि अब 89% एम्प्लॉय रहेंगे। यानी कि इसका मतलब जब आप सेकेंड ईयर के एंड में होंगे तो आपको यही लगना चाहिए कि आपका खर्चा 5 लाख इंटू 89% का बनेगा। ये तो और भी सिंपल है। और कह रहा है लेकिन हकीकत में 82% एम्प्लॉय ही रहे 31/3/2021 तक। तो इसका मतलब फाइनली जो तुम्हारा खर्चा बना वो 5 लाख इंटू 82% का बना, 5 लाख इंटू 82%। बस इस हिसाब से आपने रिकग्नाइज करके दिखा देना है। मैंने यहाँ कराई हुआ है 31/3/2019, 20 और 21। बिकॉज क्वेश्चन में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस या फेयर वैल्यू तुम्हें दी हुई है। बस आपको ये पता करना है फर्स्ट ईयर के एंड में 5 लाख इंटू 91%। इसका मतलब आपको ये लग रहा है कि 3 साल का खर्चा 4,55,000 का बनेगा। अब 3 साल में से पहला साल बीत चुका है, टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 है। करेक्ट, न्यूमरेटर में आपने लिखना है वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड, यानी कि 1 साल बीत चुका है। तो इतना खर्चा आप बुक करेंगे। इससे पहले आपने कोई बुक नहीं करा तो इसका मतलब करंट ईयर में इतना खर्चा बुक हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड ईयर में आपका खर्चा बनेगा 5 लाख इंटू 89%। करेक्ट, तो सेकेंड ईयर की एस्टिमेशन के मुताबिक अब आपको लग रहा है कि 3 साल का खर्चा 4,45,000 का आएगा। सेकेंड ईयर के एंड तक इतना बुक हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक 2,96,667 रुपीज़ आपको बुक करने हैं। लेकिन उसमें से इतना खर्चा आप पहले ही बुक कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग है इसका मतलब सेकेंड ईयर में इतना खर्चा बुक होगा। और फाइनली जैसा कि मैंने बताया जब मैं थर्ड ईयर के एंड में पहुंचूंगा तो क्वेश्चन में दिया था 82% एम्प्लॉयज़ ने स्कीम पूरी करी। तो इसका मतलब 5 लाख इंटू 82% 4,10,000 रुपीज़ का हकीकत में 3 साल का खर्चा बना। तो 3 साल के एंड तक मेरे को 4,10,000 रिकग्नाइज करने हैं। पर इस 4,10,000 में से कुछ अमाउंट में, इतना अमाउंट मैं फर्स्ट ईयर में, इतना अमाउंट सेकंड ईयर में रिकग्नाइज कर चुका हूँ। इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब इतना अमाउंट मैं रिकग्नाइज कर चुका हूँ, तो इतना खर्चा मैं अब और रिकग्नाइज करूँगा। एंट्री मैंने अभी आपको बताई थी फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में आपने ये एंट्री लिखनी है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट ईयर के एंड में ये अमाउंट रहेगा, सेकंड ईयर में ये अमाउंट, थर्ड ईयर के एंड में ये अमाउंट। वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, ऐसे समझाने के लिए। अब थर्ड से लेकर के जो भी टाइम पीरियड दिया होगा, एक्सरसाइज पीरियड जिसको बोलते हैं, उस दौरान एम्प्लॉय इन ऑप्शन को कभी ना कभी तो एक्सरसाइज करेंगे। मान लेते हैं सारे एम्प्लॉयज़ ने ऑप्शन एक्सरसाइज करे, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देने पड़ेंगे। देखो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को अगर मैं टोटल करूंगा तो वो 4,10,000 आएगा। तो 4,10,000 हमने इक्विटी रिजर्व में रखी थी
अब मैं इसको हकीकत में दे रहा हूं तो टू इक्विटी अकाउंट, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब जब आप हकीकत में इक्विटी डिलीवर करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो अगला सेक्शन मैंने दिया हुआ है कैश सेटल्ड प्लान। अभी तक हम बातचीत कर रहे थे इक्विटी सेटल्ड प्लान की, और कैश सेटल्ड प्लान क्या होता है मैंने अभी बताया कि जब अरेंजमेंट के मुताबिक दो पार्टियों के बीच में जब अरेंजमेंट होगा और एग्रीमेंट के मुताबिक पेमेंट कैश में देनी है, लेकिन पॉइंट ये है कि पेमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन दी व्हाट वी कॉल करंट प्राइसेस ऑफ द शेयर। अब इस क्वेश्चन में कहता है 101 लिमिटेड इशूड 11,000 स्टॉक, सार बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स को, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। तुम इसको मन में शेयर्स ही पढ़ोगे, ये भी शेयर्स ही हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स दिए तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग है कि अब की बार कंपनी जो है कैश में पेमेंट करना चाहती है। करेक्ट, कंपनी ये तो कह रही है कि हम आपको 11,000 स्टॉक यानी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स यानी कि शेयर्स दे रहे हैं। हकीकत में जैसे कि आप एक एम्प्लॉई हैं, आप इस कंपनी के एक एम्प्लॉई हैं, इज इट क्लियर टू यू? मान लेते हैं कि आपको 1,000 शेयर कंपनी कह रही है कि हम देंगे, और ये 1,000 शेयर्स जो हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स हैं, तो नो डाउट आपको वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद 1,000 शेयर जो है मिल जाएंगे, नंबर वन। और मान लेते हैं कि कंपनी ने फेयर वैल्यू 20 रुपीज़ की रखी थी, तो लॉजिकली आपको 20,000 शेयर्स मिलने चाहिए, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि हम आपको 1,000 शेयर देंगे। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको कैश पेमेंट करेगी, यानी कि जो भी आपके शेयर्स की वैल्यू बनती है, कंसेप्ट बेनिफिट में बनता है। बेनिफिट क्या बना? आपको 1,000 शेयर लेने का हक मिल गया, और हर शेयर पे आपका कंसेशन 20 रुपीज़ का है, तो इतना बेनिफिट आपका बन गया ना, तो इतने बेनिफिट के बराबर आपको कंपनी कैश दे देगी। अब इसको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्यों कहते हैं? आपने नोट करा होगा कि इक्विटी सेटल्ड प्लान के अंदर, जो इक्विटी सेटल्ड प्लान होता है उसके अंदर कंपनी एक बार जब डिसाइड कर लेती है कि हमारी फेयर वैल्यू इतनी है, तो वो चेंज नहीं होती है। फेयर वैल्यू का मतलब है जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, उस वक्त जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा, उस मार्केट प्राइस में से हम आपको इतना इतना कंसेशन दे देंगे, ये फेयर वैल्यू का मतलब है। लेकिन इक्विटी सेटल्ड प्लान के अंदर जनरली फेयर वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन कैश सेटल्ड प्लान के अंदर हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू चेंज होती है। अगर फेयर वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब जो है एम्प्लॉय को बेनिफिट बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉय का बेनिफिट एप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि कंपनी को अधिकतर कैश सेटल्ड प्लान ऐसी कंपनी देती है जिसको यकीन होता है कि मार्केट में हमारा प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अब तुम ही मान के चलो कि अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो गैप बिटवीन द एक्सरसाइज प्राइस एंड मार्केट प्राइस बढ़ता चला जाएगा, तो इसका मतलब एम्प्लॉय को ज़्यादा फेयर वैल्यू मिलेगी। ज़्यादा फेयर वैल्यू का मतलब आपके स्टॉक की या शेयर्स की वैल्यू या बेनिफिट बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए इसको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स भी कहा जाता है। तो अब आगे वो कह रहा है कि कंपनी ने ये स्कीम अनाउंस करी 1/4/2021 को, और उसने कहा दीज राइट्स शेल वेस्ट इन कैश, और ये ना भी लिखा होता कैश तब भी आपको समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स का मतलब ही होता है कैश सेटल्ड प्लान। आगे कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट एट द टाइम ऑफ ग्रांट डेट इज 100। अब कंपनी ने जब ये स्कीम अनाउंस करी तो उस वक्त तो फेयर वैल्यू 100 है, यानी कि कंपनी कह रही है कि हम आपको 100 रुपये का कंसेशन देंगे। आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि it is expected that out of total employees 94% shall stay till the end of 31st of 3/2024। ये डेट 31st of 3/2024 है। 31st 3/2024 जो है वो हमारे 3 साल के बाद की डेट पड़ रही है। तो कंपनी को क्या लग रहा है कि कंपनी को ये लग रहा है, पहले तो हमने स्कीम जो अनाउंस करी है 1/4/2021 को करी है, तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म कब होगा? 31st 3/2022 को होगा, फिर उसके बाद 31st 3/2023 को होगा, 31st 3/2024 को तीसरा साल ख़त्म होगा। अब वो कह रहा है इट इज़ एक्सपेक्टेड डेट, कंपनी को ये लग रहा है कि 94% एम्प्लॉई जो हैं अल्टीमेटली स्कीम को पूरा करेंगे। 31st 3/2024 जो है वो वेस्टिंग पीरियड की एंड की डेट है। इज इट क्लियर? तो इट इज़ एक्सपेक्टेड डेट आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें से केवल 94% लास्ट तक रहेंगे। अब वो कह रहा है हाउएवर एक्सपेक्टेशन गॉट रिवाइज टू 91% एट द एंड ऑफ 31st 3/2023। एक्चुअली यहाँ पर ये लाइन भी थोड़ी ठीक कर लेना, क्योंकि ये इनको लिखना चाहिए था
इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ 94%, एक्चुअली इसको लिख लो एट द एंड ऑफ 31st 3, ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिख लो। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी को ये लग रहा है कि 94% एम्प्लॉय जो है वो वेस्टिंग पीरियड के एंड तक रहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इस लाइन को ठीक कर लेना। तो इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी को ये लग रहा है कि 94% एम्प्लॉय जो है बचेंगे। और फिर कह रहा है कि जब मैं 31/3/2023 को पहुंचा तो तब हमें ये लग रहा है कि ईयर के एंड तक केवल 91% एम्प्लॉय बचेंगे। और फर्दर ऑन 31/3/2024 इट इज एक्सपेक्टेड दैट 85%, ये 85% है, और फाइनली केवल 85% लोगों ने स्कीम को पूरा करा। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ डिफरेंस आपने नोट क्या करा कि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें फेयर वैल्यू की डिटेल्स भी दी हैं। इससे पहले इक्विटी सेटल प्लान में इस तरीके से नहीं दिया होता है। उसने लिखा फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू इतनी है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो फेयर वैल्यू चल रही होगी उसी को कंसीडर करा जाएगा जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में टोटल एक्सपेंसेस कंप्यूट करूंगा। तो फेयर वैल्यू मैंने कहा बढ़ रही है, इसका मतलब है मार्केट में आपके शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तभी तो आप ज़्यादा कंसेशन दे रहे हैं। और इसी तरह इसका मतलब इनडायरेक्टली स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स का ये भी मतलब हो गया कि कंपनी एम्प्लॉय को ये कह रही है कि मार्केट में अगर हमारे शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट हम आपको पास करेंगे, इस सेंस में कि आपका कंसेशन बढ़ता चला जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं रिकग्नाइज करूँगा, तो कंपनसेशन एक्सपेंसेस हमने रिकग्नाइज करनी है, तो रिकग्नाइज करने के लिए मैं क्या सोचूंगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो नहीं दिए हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ दी है कि कंपनी टोटल 11,000 जो है वो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स दे रही है। अब टोटल 11,000 जो होंगे वो तो 100% एम्प्लॉय को हमने देने थे, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि 94% एम्प्लॉयज़ ही जो है स्कीम को पूरा करेंगे। तो इसका मतलब मुझे 11,000 ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। 11,000 का जो भी 94% आएगा उतने ऑप्शन हमें देने पड़ेंगे, और फर्स्ट ईयर के एंड में जो फेयर वैल्यू है उससे आपने मल्टीप्लाइड करनी है, आपका टोटल खर्चा इतना बन जाएगा। अब उसका 1/3 पहले साल में आप रिकग्नाइज करेंगे और यही खर्चा आपने बुक भी करना है। सेकेंड ईयर में बिकॉज आपकी एस्टिमेशन चेंज हो गई, अब आपको लगता है 91% एम्प्लॉय पूरा करेंगे। अब सेकेंड ईयर की जो फेयर वैल्यू है उससे आपने मल्टीप्लाइड करना है। उसके बाद फिर आपको ये पता लग गया टोटल खर्चे इतने आएंगे। सेकेंड ईयर के एंड तक कितने खर्चे बुक होने चाहिए, 2/3 से मल्टीप्लाइड करके ये फिगर आ जाएगी। इससे पहले वाले साल में आपने इतने खर्चे जो है रिकग्नाइज करे हैं, तो इसका मतलब है अब इतने खर्चे आपने बुक करने हैं सेकेंड ईयर में, एंड सो ऑन। इसी तरह से ईयर 3 में 11,000 इंटू 85% एम्प्लॉय जो है स्कीम को पूरा कर रहे हैं, तो फाइनली आपकी फेयर वैल्यू 149 है। तो 11,000 इंटू 85% ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे। इस फेयर वैल्यू के हिसाब से आप देंगे तो आपको पता लगा कि 3 साल का खर्चा इतना बनता है, तो 3 ईयर के एंड तक इतना खर्चा बुक हो जाना चाहिए। उसमें से पहले और दूसरे साल में मिला करके आप 9,27,594 का खर्चा बुक कर चुके हैं, तो फाइनल ईयर में आप इतना खर्चा बुक करेंगे। एंट्रीज मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब सॉरी, ये इस केस में जो आपकी एंट्री होगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट। मैंने कहा कैश सेटल प्लान के अंदर हम वर्ड लायबिलिटी लिखेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस तो डेबिट ही होंगे। उसके अलावा जब भी ये ऑप्शंस एक्सरसाइज करे जाएंगे तो उस वक्त आप लिखोगे शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने कैश देना है। तो इस तरीके से आपकी इसमें अकाउंटिंग करी जाती है कैश सेटल प्लान में, और आपने देखा इक्विटी सेटल प्लान में। अब आपके कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, तो इन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को हम लेते हैं। अब इन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को लेने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको, मुझे मालूम है कि तुम लोग जून 24 का क्वेश्चन चाहोगे कि पहले हो जाए सर, तो पहले ही कर दो, इजंट इट और नॉट। चले जी, पहले ही कर देते हैं। जून 24 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन मैंने पहले ले लिया। अब जो जून 24 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, लेकिन अब इसको लेने से तो बेटे NSQ जून 24 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, तो 24 के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के लिए बच्चे बड़े पीछे पड़े रहते हैं। लीजिए जी, अब इंस्टीट्यूट तो नेट आंसर दे देता है, आपको मालूम है कि फुल फ्लेड्स आंसर कौन देता है। जेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 200 शेयर ऑप्शंस अपने एम्प्लॉय को दिए हैं। कितने एम्प्लॉय हैं? 800 एम्प्लॉयज़ हैं।
कंडीशनल ऑन देयर कंटिन्यूइंग इन सर्विस फॉर 3 years, अगर वो 3 साल तक सर्विस में रहते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट इज 60। तो जिस दिन ये ऑप्शन दिए गए हैं, अभी तक की जो कहानी है कि 200 ऑप्शंस दिए गए हैं, 200 तो ऑप्शंस हैं, ठीक है, 200 ऑप्शंस हैं, और वो कह रहा है 800 एम्प्लॉयज़ हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 800 एम्प्लॉयज़ हैं। और 800 एम्प्लॉयज़ को ये कहा गया है कि जो फेयर वैल्यू है ग्रांट डेट, यानी कि जिस दिन स्कीम अनाउंस हुई, ये कहा गया कि हम आपको 60 रुपये का कंसेशन देंगे, और कंडीशन ये है कि आपको 3 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहना पड़ेगा। 3 साल तक ऑर्गेनाइजेशन में रहना पड़ेगा। ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का एंड, ईयर 3 का एंड। अब कह रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में एक्चुअली में 36 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। 36 ने तो छोड़ ही दिया। अब वो कह रहे हैं एंटिटी रिवाइजेज इट्स एस्टिमेट ऑफ टोटल एम्प्लॉय डिपार्चर ओवर 3 year पीरियड फ्रॉम 20% टू 16%। का क्या मतलब हुआ? कंपनी ने जब ये देखा कि फर्स्ट ईयर के एंड में 36 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं, तो वो कहता है कंपनी ने डिपार्चर रेट, यानी कि कंपनी को क्या लग रहा है, डिपार्चर रेट का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय छोड़ेंगे, तो कंपनी ने अपने डिपार्चर रेट को जो है रिवाइज करा। इसका मतलब जब कंपनी ने स्कीम अनाउंस करी होगी, तब कंपनी ये सोच रही होगी कि 20% एम्प्लॉय छोड़ेंगे। लेकिन अब जब 36 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया, तो वो कह रहे हैं कंपनी ने अपने रेट को रिवाइज करा और कंपनी को लग रहा है अब 16% एम्प्लॉय छोड़ेंगे। लेकिन देखो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, सेंटेंस क्या कह रहा है? ओवर द 3 year पीरियड। ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ओवर द 3 year पीरियड का मतलब है कि 3 साल के पीरियड में, फर्स्ट ईयर के एंड में अब कंपनी ये सोच रही है कि 16% एम्प्लॉय छोड़ देंगे। 16% एम्प्लॉय छोड़ देंगे। समझने की कोशिश क्या करनी है, टोटल तुम्हारे कितने एम्प्लॉय हैं? 800 एम्प्लॉय हैं। जब तुम फर्स्ट ईयर के एंड में हो, तो तुम क्या सोच रहे हो कि जब तुम 3 साल के एंड तक पहुंचोगे तो 16% एम्प्लॉय छोड़ चुके होंगे। 16% एम्प्लॉय, अगर मैं 16% 800 का कंप्यूट करूं, तो मेरे ख्याल से डेट इज इक्वल टू 128 आता है। तो 128, यानी कि तुम, वैसे तो मैं 1 मिनट में कंप्यूट कर सकता हूं कि कितने एम्प्लॉय अल्टीमेटली स्कीम को पूरा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ओवर द 3 year पीरियड एंटिटी को लगता है कि 16% एम्प्लॉय छोड़ेंगे, यानी कि 800 का 16% 128 होता है। तो कंपनी को ये लग रहा है 672 एम्प्लॉयज़ छोड़ देंगे। वैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बनता है, कंपनी को तो ये लग रहा है 128 छोड़ेंगे, 800 का 16% आपने कंप्यूट करा, लेकिन 128 में से 36 एम्प्लॉय हम लिख ही चुके हैं कि छोड़ चुके हैं, यानी कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक्सपेक्टेड टू लीव। अब एक्सपेक्टेड टू लीव कैसे कंप्यूट करेंगे? 128 3 साल तक छोड़ेंगे, ये हमें लग रहा है। 128 में से 36 तुम माइनस कर दो, तो तुम्हें पता लग गया कि एक्सपेक्टेड टू लीव जो हो गए वो 92 हो गए। 92 इतना ही आएगा ना, 128, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 36 एम्प्लॉयज़ ने तो छोड़ ही दिया और 92 और छोड़ेंगे। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये 128 बनता है। वैसे तुम डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हो। मैंने कहा क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि 800 एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनी को ये लग रहा है कि 16% एम्प्लॉय ओवर द 3 year पीरियड छोड़ेंगे, यानी कि टोटल 128 छोड़ देंगे। तो 128 में से 36 तो आप पहले लिख चुके हो एक्चुअली लेफ्ट, इसका मतलब एक्सपेक्टेड टू लीव 92 हो गया। तो या डायरेक्टली 800 में से 128 माइनस कर दे तो हमें पता लग गया 672 एम्प्लॉय स्कीम को पूरा करेंगे। अब कह रहे हैं जब मैं ईयर 2 में पहुंचा तो कह रहे हैं कि 40 और एम्प्लॉय ने छोड़ दिया। देखो यहाँ पर 40 और एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, 36 तो पहले ही छोड़ चुके हैं, तो 40 एम्प्लॉयज़ ने और छोड़ दिया सेकेंड ईयर के एंड में। लेकिन जब तुम सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचे तो तुमने अपने डिपार्चर रेट को फिर से एस्टिमेट करा। डिपार्चर रेट को 16% से अब तुम 13% पर लिया, यानी कि अब तुम क्या सोच रहे हो, 16% के बजाय 13% एम्प्लॉय ओवर द 3 year पीरियड छोड़ेंगे। ओवर द 3 year पीरियड का मतलब है 3 साल में इतने एम्प्लॉय छोड़ेंगे। तो एक बार फिर से तुमने 800 का 13% कंप्यूट करा, क्योंकि शुरू में तुम्हारे एम्प्लॉय 13% हैं। ओवर द 3 year पीरियड का मतलब है जो शुरुआती एम्प्लॉयज़ है उनका इतनी परसेंटेज छोड़ देंगे।
अगर मैं 800 का 13% कंप्यूट करूं तो मेरे ख्याल से ये आ जाता है 104 ही आ जाएगा ना, तो 104 एम्प्लॉय और छोड़ेंगे। अगर मैं 800 में से 104 माइनस कर दूं तो डेट इज इक्वल टू 696। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया, जब मैं सेकेंड ईयर के एंड में हूं तो मुझे ये पता लग गया कि 696 एम्प्लॉय अल्टीमेटली इस स्कीम को पूरा करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं, जब मैं सेकेंड ईयर में हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि ओवर द 3 ईयर पीरियड 104 एम्प्लॉय छोड़ेंगे। अब 104 में से 36 ने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, 40 ने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, तो 76 एम्प्लॉय तो छोड़ ही चुके हैं ना, 76 एम्प्लॉय तो छोड़ ही चुके हैं। अगर मैं 104 में से 76 माइनस कर दूं तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड टू लीव कितना हो गया, 28। तुम ऐसे भी दिखा सकते हो 36 प्लस 40, एक्चुअली इतने छोड़ चुके हैं। एक्सपेक्टेड टू लीव सेकेंड ईयर में एक्सपेक्टेड टू लीव 28 हो जाएगा। अगर तुम इन सबको मिला दोगे तो ये 104 ही आ जाएगा। पीछे सॉल्यूशन में जरा एक चीज़ ठीक कर लेना, यहाँ मैंने शायद एक्चुअली लेफ्ट 40 है, 40 प्लस 36 कर लेना, और एक्सपेक्टेड टू लीव ये 28 होना चाहिए। एनीवे पॉइंट ये है कि टोटल 104 छोड़ेंगे, वो तो मैं खैर बाद में भी बताऊंगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो 800 एम्प्लॉयज़ हैं, 13% मुझे लगता है आप छोड़ देंगे तो टोटल 104 छोड़ देंगे। 104 में से 76 ने तो छोड़ ही दिया, तो एक्सपेक्टेड टू लीव कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका मतलब 696 एम्प्लॉय स्कीम को पूरा करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? फिर आगे कहता है ईयर 3 में 28 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया। अब ईयर 3 में 28 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया, आपने फर्स्ट ईयर में 36 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए थे, 40 सेकेंड ईयर में एक्चुअली में छोड़ के चले गए थे, थर्ड ईयर में 28 और छोड़ के चले गए। इन सबको मैं टोटल कर दूं तो ये 104 आ जाता है, यानी कि हकीकत में 104 एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए। तो आपके टोटल एम्प्लॉय 800 थे, 800 में से 104 छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब फाइनली स्कीम को 696 लोगों ने पूरा करा है। फाइनली जो स्कीम को पूरा किया है वो 696 लोगों ने पूरा करा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो मैंने ये सब कुछ करके तुम्हें अभी यहाँ पर बता ही दिया है। 800 का 16% 128 है, यानी कि टोटल 128 एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड तक 36 तो हकीकत में छोड़ चुके हैं, इसलिए 92 मैंने कहा था एक्सपेक्टेड टू लीव है। तो 800 में से तुम 128 की फिगर यानी कि एक्चुअली लेफ्ट और एक्सपेक्टेड लेफ्ट माइनस करोगे तो 672 आ जाएगा, या डायरेक्टली भी तुम ऐसे कंप्यूट कर सकते थे जैसा मैंने बताया। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में मैंने बताया 800 का 13% 104 होता है, मैंने यहाँ पर ये बताया था 104 होता है। अब 104 में से हकीकत में 76 एम्प्लॉयज़ बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तक छोड़ चुके हैं, इसका मतलब एक्सपेक्टेड टू लीव 28 हो जाएंगे, या आप 800 में से 104 डायरेक्टली माइनस करके 696 एम्प्लॉय स्कीम को पूरा करेंगे, कंप्यूट कर सकते हो। और फाइनल ईयर में तुम्हें कोई परसेंटेज नहीं दी हुई थी, फाइनल ईयर में सिर्फ ये कहा गया था कि 28 एम्प्लॉयज़ और छोड़ेंगे, तो 36 प्लस 40 प्लस 28 टोटल 104 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया 800 में से, तो 696 एम्प्लॉयज़ स्कीम को पूरा करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पता लग गए, तो बाकी कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ईयर में मैं कितने खर्चे रिकग्नाइज करूंगा, 672 एम्प्लॉयज़। हर एक को कंपनी ने कहा है कि हम 200 क्योंकि 672 एम्प्लॉयज़ स्कीम को पूरा करेंगे, 200 ऑप्शंस देंगे, फेयर वैल्यू 60 है, फर्स्ट ईयर का प्रपोर्शन 1/3 है, तो फर्स्ट ईयर के एंड तक आप इतने खर्चे रिकग्नाइज कर लेंगे, और इससे पहले हमने कोई खर्चे रिकग्नाइज नहीं करे होते, इसलिए फर्स्ट ईयर में इतना एम्प्लॉय बेनिफिट जिसको रिम्यूनरेशन भी कहा जाता है आप रिकग्नाइज करेंगे। सेकेंड ईयर में 696 एम्प्लॉय स्कीम को पूरा कर रहे हैं, 200 ऑप्शंस हैं, 60 जो है वो फेयर वैल्यू है, तो टोटल खर्चा इतना बन गया, उसका 2/3 सेकेंड ईयर के एंड तक आप इतना रिकग्नाइज करेंगे, और सेकेंड ईयर में इतना रिकग्नाइज करेंगे। सेकेंड ईयर के एंड तक टोटल इतना रिकग्नाइज होना चाहिए, उससे पहले ही आप इतना रिकग्नाइज कर चुके हो। अब फाइनल ईयर में भी 696 एम्प्लॉयज़ ही आया था, अल्टीमेटली 696 एम्प्लॉयज़ स्कीम को पूरा कर रहे हैं, हर एक को 200 ऑप्शन देंगे इंटू 60, तो इंटू 3/3, यानी कि थर्ड ईयर के एंड तक 83,52,000 रुपीज़ बुक हो जाने चाहिए। 83,52,000 में से फर्स्ट ईयर में आपने जितना रिकग्नाइज करा है वो आपने माइनस कर दिया, और सेकेंड ईयर में जितना रिकग्नाइज करा माइनस कर दिया, आपको पता लग गया कि फाइनल ईयर में आप इतने खर्चे बुक करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो कंप्लीट आंसर मैंने कहा आपको एक ही आदमी देता है, ये आपको पता लग चुका है। अब यहाँ पर एक मैं
NSQ दिसंबर 2021 का भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो इसलिए कि ये क्वेश्चन कई मायने में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। 1/4/2017 को वो कहता है ओम लिमिटेड ने 50 ऑप्शन ग्रांट करे अपने 2100 एम्प्लॉयज़ को, करेक्ट। तो ग्रांट डेट को अभी तक की जो क्वेश्चन में कहानी है, पहले तो कहानी स्टार्ट हो रही है 1/4/2017 से, दिसंबर 21 का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 2100 एम्प्लॉयज़ हैं, इतने तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, और वो कह रहा है कि हर एक को 50 ऑप्शंस दिए जाएंगे, अभी तक की जो कहानी है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है एट ₹70 व्हेन द मार्केट प्राइस इज 110, यानी कि ग्रांट के दिन एम्प्लॉयज़ को ये कहा जा रहा है कि आप इन शेयर को 70 रुपये के हिसाब से खरीद सकते हैं। एक्सरसाइज एट ₹70 का मतलब है इन शेयर को खरीदने के लिए 70 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और अभी हमारे शेयर का मार्केट प्राइस 110 चल रहा है। आप इन दोनों के डिफरेंस को ले लें तो ये फेयर वैल्यू भी आपके पास आ सकती है, यानी कि ग्रांट डेट के दिन फेयर वैल्यू 40 है। इस क्वेश्चन की अभी तक की जो कहानी है, क्वेश्चन में ये भी कह दिया द वेस्टिंग डेट इज 31 मार्च 2020। वेस्टिंग डेट जो है 31/3/2020 है। इसका मतलब मेरा पहला साल ख़त्म कब होगा? 31/3/2018 को ख़त्म होगा। दूसरा साल मेरा 31/3/2019 को ख़त्म होगा, और फाइनली 31/3/2020 को मेरा तीसरा साल ख़त्म होगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, फिर क्वेश्चन में आगे उसने क्या लिखा, जस्ट एक सेकेंड। क्वेश्चन में आगे वो कहता है एंड एक्सरसाइज डेट इज 31/3/2021। मैंने बताया था वेस्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद कुछ टाइम पीरियड एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? तो एक साल का वक्त और दिया गया है, उस दौरान वो कभी भी अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे कहता है एट द एंड ऑफ ईयर 1 कंपनी फाउंड दैट 100 एम्प्लॉयज़ हैड लेफ्ट एन एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफीचर रेट एट 10%। अब डिफरेंस नोट करने की कोशिश करें आप। जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में हूं तो मुझे मालूम है मेरे पास 2100 एम्प्लॉयज़ हैं। आई गॉट 2100 एम्प्लॉयज़, और मुझे क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि एट द एंड ऑफ ईयर 1 100 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया है। एक्चुअली लेफ्ट 100 एम्प्लॉयज़, 100 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया है। तो इसका मतलब अब कितने एम्प्लॉयज़ मेरे पास बच गए? 2000 एम्प्लॉयज़ मेरे पास बच गए। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, देखो यहाँ पिछले क्वेश्चन को जो आपने करा अभी जून 24 के, और इस क्वेश्चन में डिफरेंस नोट करने की कोशिश करें। अब की बार वो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफीचर रेट इज 10%। जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था एनुअल फॉरफीचर रेट नहीं लिखा था, उसने कहा ओवर द थ्री ईयर्स पीरियड। मैंने क्या कहा था, जो ओवर द 3 ईयर्स पीरियड होगा तो हमेशा आपने ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय, ओरिजिनल जो एम्प्लॉय हैं उन पर परसेंटेज अप्लाई करनी है। जबकि इस क्वेश्चन में उसने तुम्हें एनुअल फॉरफीचर रेट दिया है 10%, यानी कि जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंचा मैंने ये देखा कि 100 एम्प्लॉयज़ तो छोड़ के जा चुके हैं। अब मुझे ये लग रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के जब मैं एंड में हूँ तो कितने और एम्प्लॉय छोड़ेंगे? मुझे क्या लग रहा है, एम्प्लॉय हु वुड लीव। तो ये मैं कैसे कंप्यूट करूँगा, क्योंकि अब 2000 एम्प्लॉय बचे हुए हैं, 100 तो छोड़ चुके हैं। आने वाले 2 सालों में, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के एंड तक तो पहुँच चुका हूँ, मुझे ये लग रहा है कि एम्प्लॉय 10% के हिसाब से छोड़ेंगे। 10% यानी कि हर 100 में से 10 लोग छोड़ देंगे तो बचेंगे कितने? 90। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटू 90%, यानी कि आने वाले 2 सालों में हम ये कह सकते हैं कि इतने एम्प्लॉय बचेंगे, इतने एम्प्लॉय रहेंगे, क्योंकि मैंने 10% नहीं लिखा है, मैंने 90% लिख दिया है। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आने वाले सालों में इतने एम्प्लॉय बचेंगे, यानी कि इस स्कीम तक जब हमारी स्कीम पूरी होगी तो इतने एम्प्लॉय उसको जो है कवर करेंगे। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2000 90% लिखने की बजाय 0.90 इंटू 0.90 भी आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितनी फिगर आ जाएगी, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। 2000 इंटू 0.9 इंटू 0.9, तो ये मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 1620 आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि बाय द टाइम जब हम थर्ड ईयर के एंड में पहुंचेंगे तो 1620 एम्प्लॉयज़ जो है स्कीम को पूरा करेंगे,
1620 एम्प्लॉयज़ स्कीम को पूरा करेंगे, यानी कि 2100 में से 100 तो छोड़ के जा चुके हैं, अब बच गए 2000। और आने वाले 2 सालों में मुझे लग रहा है 10% के हिसाब से लोग छोड़ेंगे, इसका मतलब 90% ही रहेंगे, इसलिए मैंने 90 या 0.90 से मल्टीप्लाइड करा, तो इतने लोग स्कीम को पूरा करेंगे। भाई 2000 एम्प्लॉयज़ में से अगर 1620 स्कीम को पूरा करेंगे तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? आपको ये लग रहा है इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो डिफरेंस आ रहा है 380। इसका मतलब आपको ये लग रहा है कि 2000 जो बचे हुए अभी एम्प्लॉई हैं उसमें से 380 और छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब वैसे तो मेरे को पता लग ही चुका है कि कितने एम्प्लॉई स्कीम को पूरा करेंगे, लेकिन अगर आप टेबल में दिखाना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड टू लीव 380 फिगर आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 380 और छोड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब स्कीम को पूरा कितने लोग करेंगे? 1620 स्कीम को पूरा करेंगे। इस तरीके से आपने ये निकाल लिया फर्स्ट, क्योंकि मेन चीज होती है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालना। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अब आपको पता लग गया आपकी जो कैलकुलेशन के मुताबिक अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड 1620 एम्प्लॉयज रहेंगे। लेकिन आपने देखा इसमें मैंने कैलकुलेशन कैसे करी, ये चीज का ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए, काफ़ी टफ क्वेश्चन है इनफैक्ट, और आई वॉज द ओनली फैकल्टी हु गेव सॉल्यूशन, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है जब ये क्वेश्चन ओरिजिनली स्ट्राइक हुआ था तो मैंने ही इसके सॉल्यूशंस दिए थे। अर्निंग पर, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे दी है, अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। तुम्हें 2 चीज़ें दी हुई है, अर्निंग पर शेयर दिया है और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। वो कह रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में अर्निंग पर शेयर 26 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 5 है। इसका क्या मतलब होता है? वैसे तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे बेहतर मालूम होना चाहिए। तुम्हें इतना मालूम है कि पीई रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर होता है। इज इट क्लियर टू यू? अगर मेरे पास प्राइस अर्निंग रेशियो है और अर्निंग पर शेयर है, यानी कि अर्निंग पर शेयर को मैं प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाइड कर दूं तो मेरे पास मार्केट प्राइस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। इसका मतलब मैं ये डिटरमिन कर सकता हूं कि फर्स्ट ईयर के एंड में मार्केट प्राइस कितनी चल रही है। तो 26 इंटू 5 में अगर कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि फर्स्ट ईयर के एंड में मार्केट प्राइस इतनी चल रही है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे ये पता लग गया कि मार्केट प्राइस जो है वो 26 इंटू 5 होगी। कितनी होगी? 26 इंटू 5 मार्केट प्राइस होगी। और क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि एम्प्लॉयज जो हैं इन शेयर्स को खरीद सकते हैं। एक्सरसाइज प्राइस तुम्हें दिया हुआ था, तुम्हें याद होगा शुरू में मैंने बताया था एक्सरसाइज प्राइस 70 लिखा हुआ है। तो जो भी आपका मार्केट प्राइस आएगा उसमें से आप एक्सरसाइज प्राइस 70 रुपीज़ माइनस कर करके आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू कितनी है। इस तरीके से आप फेयर वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये इस क्वेश्चन की खासियत है, लेकिन कहानी यहीं तक पूरी नहीं है। ये तो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी। अब क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है? एट द एंड ऑफ ईयर 2। अब वो कहता है ईयर 2 के एंड में कंपनी फाउंड दैट एक्चुअल एनुअल फॉरफीचर रेट 4%। 99.99% हमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीव करते हैं वो हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? कंपनी फाउंड दैट एक्चुअल एनुअल फॉरफीचर रेट इज 4%, और कह रहे हैं एंड री एस्टिमेटेड द एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफीचर रेट, यानी कि अब की बार कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने सेकेंड ईयर के एंड में एक्चुअली में छोड़ा, वो भी तुम्हें परसेंटेज में दी हुई है। तो तुम कैसे कंप्यूट करोगे? जब मैं सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचूंगा तो नो डाउट मेरे 2100 एम्प्लॉयज हैं। अब एक्चुअल लेफ्ट 100 एम्प्लॉयज ने तो पहले ही छोड़ दिया, 100 एम्प्लॉयज तो पहले ही छोड़ चुके हैं ना। एक्चुअली लेफ्ट तो 100 तो पहले ही छोड़ चुके हैं। अब हकीकत में तो मेरे पास 2000 एम्प्लॉई हैं ना। देखो एक्सपेक्टेड टू लीव तो एक्सपेक्टेड है, हकीकत में तो अभी 2000 एम्प्लॉई हैं, क्योंकि हकीकत में केवल 100 लोगों ने छोड़ा है। अब मुझे सेकेंड ईयर के एंड में क्वेश्चन कहता है कि जो एक्चुअल फॉरफीचर रेट है, एक्चुअल फॉरफीचर रेट जो है वो 4% का है। तो इसका मतलब जो मेरे पास ये 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे क्या लगता है इसका 4%, अगर मैं 4% कंप्यूट करूंगा तो वो शायद 80 आ जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि सेकेंड ईयर में 80 और एम्प्लॉयज़ छोड़ देंगे, यानी कि बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 100 + 80 टोटल 180 एम्प्लॉयज़ छोड़ देंगे। तो अब कितने एम्प्लॉयज़ बच गए? 1920 बच गए। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा है
सेकेंड ईयर के एंड में एक तो लिखा है कि 4% एम्प्लॉय छोड़ेंगे, तो यानी कि 80 एम्प्लॉयज़ और छोड़ देंगे। वो तुमने कैसे कंप्यूट करा, 4% ऑफ 2000, 80 आ गया। अब कहते हैं एंड री एस्टिमेटेड एनुअल फोर फीचर रेट एट 5%। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि सेकेंड ईयर में कितने छोड़ेंगे। अब जब तुम सेकेंड ईयर के एंड में हो तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास 1920 एम्प्लॉयज़ बचे हुए हैं, 1920 एम्प्लॉयज़ बचे हैं, और तुम्हें क्या लग रहा है कि इसमें से कितना छोड़ेंगे, 5% छोड़ेंगे। तुम सीधा 5% भी कंप्यूट कर सकते हो, लेकिन मेरी आदत ऐसे करने की है 95%, क्योंकि अब एक ही साल बचा है, इसलिए मैंने सिर्फ 95% इसका कंप्यूट करा। 1920 का 95% कितना आ जाएगा बाबा, ये आ रहा है शायद 1824। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो 1824 एम्प्लॉयज़ अल्टीमेटली स्कीम को पूरा करेंगे। 1824 पूरा करेंगे, यानी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, 1920 एम्प्लॉयज़ बचे हैं और 1824 पूरा करेंगे। इसका मतलब मुझे लग रहा है इन एम्प्लॉयज़ में से भी कुछ छोड़ेंगे। तो 1920 में से मैं 1824 माइनस कर दूं तो वो आ जाएगा आपका 96। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, एक्सपेक्टेड टू लीव 96 हैं, यानी कि सेकेंड ईयर में आपको लग रहा है 96 एम्प्लॉयज़ और छोड़ के चले जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड टू लीव है सेकेंड ईयर में। इज ए क्लियर टू यू? सेकेंड ईयर में टोटल अमाउंट, टोटल जो एक्चुअल लेफ्ट हैं वो ये हैं 100 + 80, 180। तो अब ये 1824 आ भी रहा है और आना भी चाहिए, करेक्ट। तो 1824 एम्प्लॉयज़ अल्टीमेटली आपको लग रहा है स्कीम को पूरा करेंगे। ऐसी अब थर्ड ईयर में भी, उस सेकेंड ईयर के एंड में भी उसने प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में भी लिखा है। उसने लिखा कि सेकेंड ईयर में प्राइस अर्निंग रेशियो और अर्निंग पर शेयर जो है वो 27.5 और 4 है। तो 27.5 × 4 कर करके तुम्हारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा, उसमें से 70 तुम एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर दोगे तो सेकेंड ईयर के एंड की फेयर वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह से एट द एंड ऑफ ईयर 3 उसने बताया कि एनुअल फोर फीचर रेट, एक्चुअल एनुअल फोर फीचर रेट, प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल फोर फीचर रेट जो तुम्हें दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है कि एक्चुअली में कितने एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जा रहे हैं। इसका मतलब अब जब मैं थर्ड ईयर में अपनी वर्किंग करूंगा वहाँ जगह नहीं है, तो मैंने यहीं पर कर दी। 2100 एम्प्लॉय हैं, फर्स्ट ईयर में 100 ने छोड़ दिया, सेकेंड ईयर में 80 ने छोड़ दिया। अगर मैं 2100 में से 180 माइनस कर दूं तो 1920 अभी आ रहा है, ये तो छोड़ ही चुके हैं। और 1920 हकीकत में अभी हमारे पास एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि थर्ड ईयर के एंड में एक्चुअल फोर फीचर रेट कहाँ भाग गया भाई। एट द एंड ऑफ ईयर 3 एक्चुअल फोर फीचर रेट जो है वो 10% है, यानी कि 1920 का 10% और छोड़ेंगे 192। तो 192 आपने माइनस कर दिया, -192, तो 1728 आ गया। इसका मतलब अब बिकॉज हम ईयर के एंड में पहुंच चुके हैं इसलिए तुम्हें डिपार्चर रेट नहीं दिया हुआ, वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ है, तो फाइनल ईयर में तुम्हें ये नहीं दिया कि अब और कितने छोड़ेंगे। तो इसका मतलब अल्टीमेटली स्कीम को कितने लोगों ने पूरा करा, 1728 ने पूरा करा। इज इट क्लियर टू यू? फिर फाइनल ईयर में भी आपको अर्निंग पर शेयर दी हुई है और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है 18 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो खर्चे कैसे रिकग्नाइज करेंगे, वैसे तो सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ध्यान दें। देखें जी, सबसे पहले तो 2100 एम्प्लॉयज़ हैं बिगनिंग में, मैंने अभी आपको बताया 100 ने तो छोड़ ही दिया था, और फिर मैंने निकाला था 380 कि कितने और छोड़ेंगे। मैंने कैसे निकाला था, वैसे तो मैंने कैलकुलेट कर करके आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह बता दिया था। 2100 में से 2000 एम्प्लॉयज़ बचे थे। मैंने क्वेश्चन में दिया है कि डिपार्चर रेट फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी को लग रहा है कि 10% के हिसाब से छोड़ेंगे, तो मैंने 90% से मल्टीप्लाइड कर लिया। मुझे पता लग गया कि अल्टीमेटली 1620 एम्प्लॉयज़ रहेंगे, यानी कि 2000 में से 1620 रहेंगे तो 380 और छोड़ेंगे, तो इसलिए एक्सपेक्टेड टू लीव 380 आ जाएगा। ये सब कुछ मैंने यहाँ कर करके भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब 1620 एम्प्लॉयज़ स्कीम को पूरा करेंगे। नंबर ऑफ ऑप्शन, हर एक को हम 50 रुपये का ऑप्शन दे रहे हैं। अब फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू कैसे देखेंगे, पहले तो जो अर्निंग
पर शेयर है उसको प्राइस अर्निंग रेशियो 5 से आपने मल्टीप्लाइड करा तो 130 आ गया। और 130 में से एक्सरसाइज प्राइस 70 माइनस करके आपको पता लग गया कि फेयर वैल्यू 60 है। तो इस तरीके से आपके टोटल खर्चे 48,60,000 के बनेंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में आप इतना खर्चा रिकग्नाइज कर फर्स्ट ईयर के एंड तक इतना रिकग्नाइज करेंगे और फर्स्ट ईयर में इतना खर्चा बुक होगा। इसी तरह में आप सेकंड ईयर में आया 2100 में से 100 + 80, पहले तो मैंने 180 एम्प्लॉयज़ माइनस कर दिया भाई। 100 ने तो एक्चुअली में पहली माइनस मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड ईयर में 2100 में से 100 एम्प्लॉय तो छोड़ के जा चुके ही हैं तो 2000 बचे। और सेकंड ईयर में एक्चुअल एम्प्लॉय जिन्होंने छोड़ा 80, तो इसलिए 2100 में से मैंने सीधा 180 माइनस कर दिया, 1920 एम्प्लॉयज़ बचे और उसमें से 96 और छोड़ेंगे। ये मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करा। इज इट क्लियर टू यू? ये मैंने कैसे कंप्यूट करा। 2100 में से 100 और 80 एम्प्लॉयज़ तो एक्चुअली में छोड़ चुके हैं तो 1920 एम्प्लॉयज़ बचे। और सेकंड ईयर के एंड में कंपनी को लग रहा है 5% के हिसाब से डिपार्चर रेट होगा। इसका मतलब अगर मैं 0.95 से मल्टीप्लाइड करूं, ये 1824 क्या बता रहा है कि 1920 में से केवल 1824 स्कीम को पूरा करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस 96 एक्सपेक्टेड टू लीव आ जाएगा। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड टू लीव भी दिया है, वैसे सब कुछ मैंने कैलकुलेशन करके भी यहाँ पर दी हुई है। तो अल्टीमेटली 1824 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आएगा, 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे। फेयर वैल्यू देखने के लिए सेकेंड ईयर के एंड में अर्निंग पर शेयर और जो है वो 27.5 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 4 है तो 110 मार्केट प्राइस हो जाएगा, 70 एक्सरसाइज प्राइस माइनस करेंगे, 40 आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से फाइनल ईयर में मैंने बताया 2100 एम्प्लॉयज़ थे, 100 एम्प्लॉयज़ ने पहले ही छोड़ दिया, सेकेंड ईयर में 80 ने छोड़ा। फिर मैंने आपको बताया था मैंने 192 कैसे कंप्यूट करा, 2100 माइनस 100 माइनस 80 करके 1920 एम्प्लॉयज़ बचे। उसका मैंने क्योंकि उसने लिखा था कि फाइनल ईयर में 10% एक्चुअल फॉर फीचर रेट है। 10% था, कितना था, 5% था, सॉरी 5% हमने कंप्यूट करा तो 96 आ गया था। तो 96 यानी कि और एम्प्लॉय कुल मिला करके कहने का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, जब मैं थर्ड ईयर के एंड में पहुंचूंगा तो थर्ड ईयर के एंड में 100 एम्प्लॉयज़ तो फर्स्ट ईयर में छोड़ रहे हैं, सेकंड ईयर में 80 छोड़ रहे हैं, थर्ड ईयर में 192 छोड़ रहे हैं। इसका मतलब टोटल 372 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ा। ये 192 मैंने थर्ड ईयर में कैसे फाइंड करा, देखो यहाँ पर 2100 एम्प्लॉय बिगनिंग में थे, 100 एम्प्लॉयज़ ने फर्स्ट ईयर में छोड़ा, सेकेंड ईयर में 80 ने छोड़ा, 1920 एम्प्लॉयज़ बचे, उसका 10% 192 आ रहा है तो 192 एम्प्लॉयज़। मैंने कहा फाइनल ईयर में आपको कोई डिपार्चर रेट नहीं दिया है, इसलिए कोई एक्सपेक्टेड टू लीव का फ़ायदा ही नहीं होता। तो 1728 एम्प्लॉयज़ बचे, 50 से आप मल्टीप्लाइड करेंगे, 20 आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। अर्निंग प्राइस रेशियो तो सॉरी अर्निंग पर शेयर 18 है और प्राइस अर्निंग रेशियो 5 है तो 90 मार्केट प्राइस है, उसमें से 70 आपने एक्सरसाइज प्राइस माइनस करा तो 20 फेयर वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप अपने खर्चों को फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तुम्हें मालूम है कि टोटल एम्प्लॉयज़ जिन्होंने स्कीम को पूरा करा वो 1728 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन 1728 एम्प्लॉयज़ में से क्वेश्चन में बाद में लिखा हुआ है केवल 1700 एम्प्लॉयज़ ने अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करा। अगर 1728 एम्प्लॉयज़ का ये राइट था लेकिन और 1700 ने ही ऑप्शन एक्सरसाइज करे तो हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे ऑप्शंस फोरफीटेड, यानी कि 28 ऑप्शंस फोरफीट कर दिए गए, एम्प्लॉयज़ ने उनको एक्सरसाइज नहीं करा। अगर मैं तुमसे पूछूं जो ऑप्शन फोरफीट हो गए उनकी वैल्यू कितनी है तो कैसे देखेंगे, 28 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर तुम इन एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देते तो 50 ऑप्शन देते तो इंटू 50 ऑप्शन और हर ऑप्शन पे 20 रुपये का कंसेशन होता, तो जो ऑप्शन फोरफीट हुए उनकी वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? राइट सर। अच्छा जी, उसके बाद ये NSQ दिसंबर 22 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब आया था तब तो बच्चे तिल मिला गए थे, इस सेंस में जिन लोग, वो बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे कोर्स सब्सक्राइब नहीं करे थे, क्योंकि हम लोगों ने इस पॉइंट को पहले ही स्ट्रेस करा हुआ था रेगुलर क्लासेस में। तो इस क्वेश्चन में खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत तो ये है स्टार्टिंग डेट। जनरली जो स्टार्टिंग डेट होती है वो ईयर की बिगनिंग की होती है, करेक्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन 1 जुलाई 2018 को वो कह रहा है इस कंपनी ने 100 ऑप्शंस दिए अपने 2100 एम्प्लॉयज़ को 60 रुपये के हिसाब से, कह रहा है, और उस वक्त मार्केट प्राइस 200 रुपये का चल रहा है। यानी कि शुरुआत में ग्रांट डेट को एंटिटी क्या कह रही है,
अपने 2100 एम्प्लॉयज़ को एंटिटी ये कह रही है ग्रांट डेट के दिन कि हम आपको 100 ऑप्शंस देंगे। कितने ऑप्शंस देंगे? 100 ऑप्शंस देंगे। तो 100 ऑप्शंस, करेक्ट। और कह रहे हैं इन ऑप्शंस को हासिल करने के लिए जो एक्सरसाइज प्राइस है वो तो 60 का है और मार्केट प्राइस आपको 200 की गिवन है। मार्केट प्राइस 200 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो फेयर वैल्यू होता है। तो फेयर वैल्यू ग्रांट डेट के दिन 140 की है, फिलहाल ये कहा जा सकता है। आगे कहता है द वेस्टिंग डेट, अब उसने वेस्टिंग डेट के बारे में बताया इस 31 मार्च 2021 और कह रहे हैं एक्सरसाइज डेट जो है 31 मार्च 2022 है। यानी कि बिकॉज कहानी जो स्टार्ट हुई है 1/7/2018 से और 21 को वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो 3 साल का कहने के लिए वेस्टिंग पीरियड है और वेस्टिंग पीरियड के बाद भी 1 साल का वक्त एम्प्लॉयज़ को दिया गया है कि आप इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 1 पता लगा 100 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया, बस इतना ही दिया हुआ है। वैसे तो क्वेश्चन ईजी सा लग रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट क्या है, वो कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ ए शेयर इश्यूड। अब यहां मैं क्यों रुक गया? क्योंकि यहां हम लोग तो यही सोचते हैं ना, फेयर वैल्यू का मतलब कंसेशन, और मैंने अभी बताया भी। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? फेयर वैल्यू ऑफ ए शेयर इश्यूड। कभी भी अगर ऐसे लिखा हो फेयर वैल्यू ऑफ ए शेयर इश्यूड, फेयर वैल्यू ऑफ ए शेयर इश्यूड का मतलब होता है मार्केट प्राइस, ना कि वो वाली फेयर वैल्यू जो कि हम अभी तक समझ रहे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसका मतलब बस इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट तो यही है। एक तो ये मेन पॉइंट है, मैंने बताया था जब ये क्वेश्चंस आए थे, जब हमने सीरीज, जब अपना न्यू सिलेबस आया था, तब से इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट आंसर देने बंद कर दिए थे और तब से हम लगातार आपको फुल फ्लेड्स आंसर्स देते चले आ रहे हैं। तो ये फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड जो है, दरअसल ये मार्केट प्राइस है। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि 100 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ा और मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस है, ना कि फेयर वैल्यू। ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस है 93। अब मार्केट प्राइस 93 में से आप एक्सरसाइज प्राइस 60 माइनस कर दोगे तो आपको पता लग गया फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू 33 की। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से मैंने कहा और कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है ही नहीं। फिर आगे कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर 2 50 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया। कितने ने? 50 एम्प्लॉयज़ ने। और कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ ए शेयर इशूड, इसका मतलब यहां पर भी तुम्हें मार्केट प्राइस गिवन है। तो सेकेंड ईयर के एंड में मार्केट प्राइस 104 है और 104 में से एक्सरसाइज प्राइस 60 तुम माइनस करोगे तो तुम्हें पता लग गया कि 44 जो है वो फेयर वैल्यू है। ये 44 आपकी फेयर वैल्यू मानी जाएगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 3 कह रहा है कंपनी फाउंड 192 एम्प्लॉयज़ हैड लेफ्ट। तो 192 ने छोड़ा और कहता है ईयर के एंड में फेयर मार्केट प्राइस, मैंने कहा ये मार्केट प्राइस दी है, मार्केट प्राइस 80 है, उसमें से 60 माइनस करेंगे तो फेयर वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं वैसे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो बड़ा पॉइंट है वो, एक तो ये बड़ा पॉइंट था ही मार्केट प्राइस को लेकर के। मैंने कहा इस क्वेश्चन में बिगनिंग की डेट 1/7/2018 है और फर्स्ट ईयर का एंड हो रहा है 31/3/2019 को। इसका मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर के, सॉरी, ग्रांट डेट से लेके फर्स्ट ईयर के एंड तक 9 महीने का टाइम बीत रहा है। जब सेकेंड ईयर का एंड होगा तो इसका मतलब 21 मंथ्स बीत चुके होंगे और फाइनली जब आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा तो आपके 33 मंथ्स बीत चुके हैं। इसका मतलब अब की बार वेस्टिंग पीरियड 33 मंथ्स का है। ये समझना है इस क्वेश्चन में। और ये समझना क्यों जरूरी है, देखें यहाँ पर मैंने बताया मेरे 2100 एम्प्लॉई हैं, कंपनी हर एक को 100 ऑप्शंस दे रही है और फेयर वैल्यू मैंने आपको कंप्यूट करके बताई दी है, करेक्ट। वही निकली है 33, 44 और 20। और एक्चुअली जो एम्प्लॉय ने लीव करा 180 और 192, ये पैराग्राफ जो तुम्हारे पास नोट्स आएंगे उसमें ये पैराग्राफ नहीं दिया होगा, ये गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया, मैं इसको काट देता हूँ। ये नीचे का जो पैराग्राफ है ये किसी दूसरे क्वेश्चन का लग गया। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैंने कहा इजी है वैसे तो, बाकी अगर इसका कॉन्सेप्ट पता हो तो 2100 एम्प्लॉयज़ थे, 100 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 2000 एम्प्लॉयज़ बचेंगे, हर एक को 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे। मेन चीज़ थी फेयर वैल्यू कंप्यूट करना, वो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी टोटल खर्चे 60 लाख के आएंगे
और इसमें मेन पॉइंट है फर्स्ट ईयर के एंड में आप कितना रिकग्नाइज करेंगे। मैंने क्या कहा, टोटल वेस्टिंग पीरियड वो 33 मंथ्स का है और अभी तक वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर कितना हो चुका है, 9 मंथ्स। सो वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड 9 मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड 33। तो इसका मतलब जो आपके खर्चे बन रहे हैं उसको आप इस फिगर से मल्टीप्लाइड करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में 2100 में से 100 एम्प्लॉयज़ तो छोड़ ही चुके हैं और सेकेंड ईयर में एक्चुअली में 80 ने और छोड़ दिया, तो इतने एम्प्लॉय बचे, उसको 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। सेकंड ईयर की फेयर वैल्यू 44 है, खर्चा इतना आ जाएगा और सेकंड ईयर में प्रपोर्शन ये होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने ये कराया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी। उसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें और दिया हुआ है इसमें, ये जून 23 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें दिया। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया ये भी सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ दी है, फेयर वैल्यू ऑफ ए शेयर इशूड। तो इस क्वेश्चन को अब आप खुद कर सकते हो बड़ी आसानी से। जून 24 का क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऑलरेडी करा दिया है। तो ठीक है, इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। क्लास कैसी लगी अपने फीडबैक जरूर देते रहें। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और चीज़ के साथ। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।